हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास हिंदी मीडियम के टॉपर अर्पित कुमार की एक और बेहतरीन कॉपी जिसका हम एनालिसिस करेंगे। ये 18 जनवरी 2022 को लिखी गई कॉपी है। पहला क्वेश्चन, मैं आपको डेली कहता हूँ टॉपर्स की कॉपी पढ़नी चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये लगता है मुझे स्पेशल ज्योग्राफी की ही कॉपी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विसर्प की अवधारणा की व्याख्या करते हुए बाढ़ के मैदानों से जुड़ी विभिन्न भू आकृतियों को वर्णित कीजिए। ठीक है, ये मेंडरिंग जो होता है ना, उसकी अवधारणा की व्याख्या करनी है और उससे जुड़ी भू आकृतियाँ। अब विसर्पण नदी की प्रौढ़ावस्था से संबंधित भू आकृति है जिसका निर्माण विस्तृत मैदानी भागों में होता है, ऐसे सर्प की तरह ऐसे। ठीक है, ये इसमें दर्शा दिया गया है कैसे विसर्पण हो रहा है। जब गंगा नदी मैदानी भागों में बह रही होती है तो वह लंबवत अपर्दन की जगह क्षैतिज एवं तटीय अपर्दन करने लगती है, जिससे विसर्प का निर्माण होता है। ये गंगा नदी का एग्जाम्पल देके बता दिया, जबकि बहुत सारी नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं। इसकी स्थलाकृति कौन कौन सी है? गोखुर झील बनती है ऐसे जब कोई रिवर विसर्पण करती है, फिर ये एक जगह पे ऐसे कटती कटती और ये गोखुर झील का निर्माण कर देगी, फिर यहाँ से सीधे बहने लग जाती है। गोखुर झील बनती है, गोखुर झीलें। प्राकृतिक तटबंध नदी के दोनों किनारों पर अवसादों या मलबों का जमाव से जो तटबंध बनता है उसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। डेल्टा, जब नदी मुहाने पर अवसादों का निक्षेप करती है तो डेल्टा बनता है। और ये फाइनली कंक्लूजन करके अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल फटना क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं? देखिए, टॉपर्स बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक ही लिखते हैं। ये कॉपी हमारा इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम टॉपर्स की कमी या उसको खासियत को बताना, बस ये है कि कॉपीज लिखो, कैसा भी लिखो, आंसर लिखो, फाइनल एम अपना यही है। और इससे हमें आत्मविश्वास आता है कि जो आईएएस बने हैं उन्होंने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस नॉर्मल बेसिक से आंसर लिखे और आईएएस बन गए, अपनी रैंक सिक्योर कर लिया। अपने को भी ऐसे ही करना है। बादल फटना क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं? हिमालयी क्षेत्रों में इनकी आवृत्ति अधिक क्यों है? तो बादल फटने से तात्पर्य सीमित समय में निश्चित जो एक सीमित एरिया होता है उसमें अधिक वर्षा होना। एग्जाम्पल दे दिया 100 mm प्रति घंटा, एग्जाम्पल नहीं। इसकी डेफिनेशन, प्रभाव क्या है? बादल फटने, तीव्र वर्षा, बाढ़। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। भूस्खलन उत्तराखंड में बारंबार था। फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जीव जंतु मनुष्यों का प्रवास, मृदा का अपर्दन, क्षरण। हिमालयी क्षेत्र में अधिक आवृत्ति के कारण, कि हिमालय में ही ज़्यादा बादल क्यों फटते हैं? मैदानी क्षेत्रों में उष्ण वायु आर्द्र वायु से संतृप्त बादलों को ऊपर की ओर धकेलती है। ये तो ऐसे इसको वैसे बता दें कि बादल हिमालय की तरफ जाते हैं, फिर हिमालय में कंडेंसेशन हो जाता है, उसके बाद में एक साथ बहुत सारी वर्षा हो जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पे बादलों को रोकने के लिए कोई कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे वर्षा भी कम होती है। फिर फाइनली ये कंक्लूजन देके और अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाशकारक माना जाता है, लेकिन उनका लोगों और भूदर्शय पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, कि ज्वालामुखी विनाश का कारक भी है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद में ज्वालामुखी विनाश का कारक कैसे है। ठीक है, लावा निकलता है जो नुकसान पहुंचा देता है, ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है, समुद्री अधिवास को, और बार बार भूकंप वगैरह ये सब आ जाते हैं ये सब। फिर इसके बाद में सकारात्मक प्रभाव,
कालडेरा के पश्चात झीलों का निर्माण हो जाता है, विवर्तनिक प्लेटों का निर्माण, पठार के उद्गार जैसे दक्कन का पठार और ये सब। ठीक है, लावा ठंडा होने से अग्नि चट्टानें, बहुमूल्य खनिज वगैरह अंदर से निकल जाते हैं, काली मिट्टी का निर्माण, प्यूमिस पत्थरों की प्राप्ति जो सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होते हैं, द्वीपों का निर्माण जैसे हवाईयन द्वीप पर्यटन के लिए, और फाइनली कंक्लूजन। महासागरों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। महासागरों और वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया किस प्रकार पृथ्वी पर जलवायुविक विभिन्नताओं को स्थिर और नियंत्रित करती है। ठीक है, ये बता रहा है कि महासागर और जो वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया है वो किस प्रकार से जो पृथ्वी पर जलवायु क्लाइमेटिक, ठीक है, वेरिएशन को नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। ये अपना इंट्रो हो गया। महासागरीय जल व वायुमंडल अन्योन्य क्रिया द्वारा जलवायु विभिन्नताओं पर निम्न प्रभाव डालते हैं। उसके बाद में वायुमंडलीय पवनें कैसे, ये कारक है, एक कारक ये है कि वायुमंडलीय पवनें। फिर उसके बाद में महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करती हैं। जो वायुमंडलीय पवनें होती हैं ना, वो महासागरीय धाराओं की दिशा को डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जल का वाष्पीकरण व संघनन, सभी जलवायुवीय भिन्नताओं के स्थिरीकरण के मूल में है। फिर उसके बाद में विषुवत रेखीय प्रदेश वाष्पीकरण अधिक, शीतोष्ण कटिबंध, वायुमंडलीय पवनों व जल की संयुक्त क्रिया द्वारा पृथ्वी पर दाब का वितरण। और ये निष्कर्ष देके अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, कैन बेतवा। यही क्वेश्चन अपन घर पे, अपने को टेस्ट सीरीज के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अपने को यहाँ से मिल गए और आंसर अपने घर बैठ के लिखो और फिर टॉपर से मैच कर लो, क्योंकि सेम ही जो पेपर है वो बहुत सारे टॉपर्स ने लिखा है, तो अलग अलग टॉपर्स की कॉपी चेक करके अपन उससे मैच कर सकते हैं और अपने पैसे बचेंगे और अपन ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन बेतवा लिंक को मंजूरी दी गई है, तो उसका करंट बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना की क्षमता के बावजूद इसके कार्यान्वयन, ठीक है, में अनेक चुनौतियां विद्यमान है, चर्चा कीजिए। तो इसके कार्यान्वयन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश की कैन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में जल का स्थानांतरण करना है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पे जल प्राप्त हो जाएगा, इससे उनका आर्थिक विकास हो जाएगा, बिजली भी पैदा कर सकते हैं, जैव विविधता का भी पुनर्स्थापना हो जाएगी। अब इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दों को न साधा, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व यहीं पड़ता है, तो वहाँ के पशु पक्षी जानवर वगैरह हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्थिक लागत अधिक है, राज्यों की भागीदारी की किसको क्या लाभ मिलेंगे और सुनिश्चित नहीं है कौन कितना खर्च करेगा। ये सब इसके कारक हैं। सामाजिक क्षति, लोगों का विस्थापन वगैरह, और समय सीमा का अभाव। और फाइनली कंक्लूजन देके अपने क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन 6, एटाल कैसे बनते हैं। ठीक है, एटाल मानवजनित कारकों के कारण उनके समक्ष विद्यमान खतरों की विवेचना कीजिए कि कौन कौन से खतरे हैं। अब यहाँ पे एटाल की डेफिनेशन की क्या होते हैं। प्रवाल भित्तियों से निर्मित संरचना है जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा होता है। घोड़े की नाल कैसी होती है, ऐसा कुछ आकार होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका निर्माण जलमग्न पठार के ऊपर गोलाकार रूप में अथवा किसी द्वीप के चारों ओर इसका विकास होता है। इसका एक भाग अवश्य खुला रहता है। फिजी एटाल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल बता रखे हैं। अब इनके सामने खतरे कौन से हैं। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण महासागरों के ताप में वृद्धि होती है, जिससे डूबने का, तटीय विकास को बढ़ावा देते हैं। तटीय विकास को जो बढ़ रहा है उससे इनको खतरा हो रहा है। तटीय क्षेत्रों में ऑयल स्प्लिट ना, यूट्रोफिकेशन, शहरी प्रदूषकों का सागर के जल में मिलना, खनन, अवैध खनन, और ये
एक अच्छा कंक्लूजन फाइनली ख़त्म। दिल्ली और उसके आसपास यमुना नदी में शीत ऋतु में, ठीक है, जो शीत ऋतु के प्रारंभ में झाग उत्पन्न होते हैं और वो सुर्खियों में रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। झाग का नदी की सतह पर होना प्रदूषण का संकेत है। यह हाल ही में यमुना नदी में देखा गया, गंभीर मात्रा में इसको देखा गया। कारण क्या है, अनुपचारित सीवेज का नदियों में पहुंचना, अमोनिया सल्फर आदि की अधिकता, शीत ऋतु में जल की प्रवाह गति कम हो जाती है, प्रदूषक एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, यमुना नदी में राज्य सीमाओं के साथ साथ जो नाले हैं ना, नाले का पानी मुक्त होता है। व्यापक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव इसका व्यापक है, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव इसका व्यापक है, और जल प्रदूषण में वृद्धि। पर्यावरण में ये प्रभाव है, स्वास्थ्य में त्वचा संबंधी रोग, और फाइनली इसका कंक्लूजन और गेम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी क्वालिटी थोड़ा इसके अच्छे से नहीं किया गया। सुनामी उत्पन्न होने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, साथ ही सुनामी के विरुद्ध सरकार की तैयारियों और इसके द्वारा किए गए शमन प्रयासों का भी उल्लेख करना है। ठीक है, मिटिगेशन के जो एफर्ट है उनका भी उल्लेख करना है। सुनामी क्या है, जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो एकदम से ही विनाशकारी रूप धारण करके स्थल की ओर आती हैं। प्रक्रिया क्या होती है, भूकंप, इसका हाइपोसेंटर जल में होना चाहिए, तीव्रता 7.5 से अधिक होनी चाहिए। समुद्री जल अचानक से चलायमान, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, जल का पूर्वावस्था को पाने का प्रयास और तरंगों की उत्पत्ति। सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं, अब एग्जाम्पल दे दिया। सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है, पूर्व सूचना प्रणाली की भाई आने से पहले बता दिया जाएगा। दाब सूचक व ज्वार भाटा गैस से अंतर, हिंद महासागर में तैनाती, जनजातियों के स्थानीय ज्ञान का संरक्षण और उनका उपयोग, प्रशांत महासागर के होनोलुलु में स्थापित जो संयंत्र है उसका यूज करना, तटबंधों का निर्माण करना, मौसम विभाग के साथ मिलकर बेहतरीन प्रेक्षण। और ये फाइनली कंप्लीट निष्कर्ष के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी दृष्टिकोण विकसित करने में भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से क्या तात्पर्य है, ये डेफिनेशन मैं आपको बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, कि करेक्ट्स बता रहा हूँ कि फाइनली आपको करना क्या है। डेफिनेशन के बाद में ये क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, ठीक है, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के प्रबंधन की जो भूमिका है वो, जैसे उपग्रह है ना, ये टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स सेट के आंकड़ों के आधार पर मौसम विभाग चक्रवात एवं सुनामी की पूर्व सूचना देता है, जो वर्तमान में काफ़ी स्टिक हुई है। फिर अब इसका समन करना है, मिटिगेशन करना है। समन कैसे कर सकते हैं, पूर्व अपने सूचना मिल गई, सूचना मिलने के बाद जो अपने मानचित्र बना लिया कि इंडिया के कौन से स्थान पे कैसे कैसे आपदाएं आती हैं। ठीक है, उनका वर्गीकरण कर लिया जोन के अंदर, ये सब काम अपने करना है। उसके बाद में आपदा के दौरान मार्ग आदि की पहचान में सहायक हो सकते हैं, ये मानचित्र बनाने में हो सकते हैं। आपदा के पश्चात मूल्यांकन करके आपदारोधी संरचना के निर्माण में सहायता। ठीक है, और ये भूकंपरोधी भवन इस प्रकार, देखिए बिल्कुल बेसिक आंसर लिख रहे हैं, और ये आईएएस हैं अपने, तो बेसिक आंसर अपने को लिखने हैं, आईएएस बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्कूल सुरक्षा संबंधी उपायों के कार्यान्वयन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करनी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति एनपीडीएम है ना, 2009 द्वारा इन चुनौतियों का समाधान कैसे। ठीक है, स्कूल सुरक्षा संबंधित जो उपाय हैं, और उसका नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे समाधान करेगा। स्कूल सुरक्षा संबंधी उपाय अर्थात बच्चे, शिक्षक, परिसर एवं पर्यावास
की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। कार्यान्वयन में विद्यमान चुनौतियाँ कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं? समन्वय का अभाव, स्कूली जो संस्थान है और आपदारोधी संस्थान के मध्य आपस में कॉन्टैक्ट का अभाव, नीतियों की अति व्यापकता, बहुत ज़्यादा नीतियाँ तो समझ में नहीं आता। ठीक है, निजी विद्यालयों में निरीक्षण का अभाव, सुरक्षा संबंधित परिपक्व समझ का अभाव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति द्वारा समाधान की क्या क्या समाधान होने चाहिए, स्कूलों को आवश्यक फंड उपलब्ध कराना चाहिए, भूकंप रोधी संरचना के मानकों का ध्यान रखना चाहिए, एनसीसी को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए, स्थानीय आबादी की हितधारक के रूप में पहचान होनी चाहिए, और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का शामिल, हालांकि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, महासागरीय अधस्थल के मानचित्रण पर आधारित उत्तरवर्ती प्रवाह सिद्धांत के ने महासागरों और महाद्वीप के वितरण के अध्ययन की नए आयाम प्रदान किए हैं। इसका विस्तार से वर्णन करना है। अभी बात यह है कि भाई जो महासागर है उसके जो तल है पेंधे का अपने पास मानचित्र है, तो इसने कैसे महाद्वीपों के वितरण के अध्ययन को नए आयाम प्रदान किए हैं, महासागर और महाद्वीप, ये बताना है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पश्चात निम्न सिद्धांत पृथ्वी को समझने में सशक्त किया। संवहन धारा सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व, तेराव का नियम, प्लेटों की गति, अध्ययन के नए आयाम, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये नया है। जो सागरों का जो नितल है, पेंदा है, गतिशील है, महासागरीय चट्टानों का युवा होना, मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति, प्रजेंस। ठीक है, विपरीत तटों की चट्टानों की आयु में समानता, कि जैसे ये मान लो अफ्रीका है और ये क्या है, ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इन दोनों के जो तट है ना, ये इनकी आयु सेम है, तो इससे अपने को पता चलता है कि दोनों एक ही टाइम के बने हुए होने चाहिए। महासागरों पर नई परपट्टी का निर्माण होता है, वह महाद्वीपों के किनारों पर इसका क्षेपण। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का ही विस्तार था। सैटेलाइट से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा इन समर्थनों की पुष्टि होती है। आश्चर्यजनक रूप से चुंबकीय विसंगति का विद्यमान। ठीक है, और इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हीट वेव की परिघटना की व्याख्या करनी है अपने को कि हीट वेव क्या है, कैसे आती है। भारत में हीट वेव के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ और उनसे संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों को सूचीबद्ध करना है कि हीट वेव से क्या क्या। ये स्टार्टिंग में इंट्रो, हीट वेव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कि लू क्या परिस्थितियाँ यहाँ पे ये बताई गई है, कैसे टेम्परेचर का ITC-Z का इसमें रोल होता है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से चलने वाली गर्म हवाओं की गति भारत में पश्चिम से पूर्व, ये मैप के थ्रू। इसके पश्चात साथ साथ महानगरों में तापीय द्वीपों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का समय से पूर्व लौट जाना, स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो स्वास्थ्य पे इसके प्रभाव हैं, गर्भवती महिलाओं पर संक्रमणकारी रोग, और ये हीट वेव, स्थानीय पवनों, कालाजार जैसे रोग, ये अच्छे से। और ये फाइनली इसका एक बेहतरीन निष्कर्ष। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महासागरीय धाराओं के संचलन की प्रकृति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों का सविस्तार वर्णन करना है। साथ ही प्रमुख महासागरीय धाराओं के साथ साथ
उनकी अनूठी विशेषताओं को भी रेखांकित करना है। इंट्रो। अब ये कारक हैं, पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, तापमान, और इसके आगे लिखा हुआ है कैसे प्रभावित करते हैं, वायुमंडलीय पवनें, और ये पूरा मैप बना के दर्शाया हुआ है कौन कौन सी महासागरीय जलधाराएं हैं। ये उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, ये पूरी लिस्ट। और फाइनली कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। दोनों ध्रुवीय क्षेत्र होने के बावजूद अंटार्कटिका क्षेत्र की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय खतरों में वृद्धि हुई है, टिप्पणी करनी है। साथ ही आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना भी करनी है अपने को। तो बता दो कि आर्कटिक जो अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर तो जो भूभाग है ना, ये मान लो अर्थ है, तो इसमें सारे जैसे यूरोप इधर है पूरा, है ना, यहाँ पे एशिया, ठीक है, और अफ्रीका भी बीचों बीच से जाती है, तो अफ्रीका भी इसके ऊपर हो जाता है। तो ज़्यादा भूमि है, और ओबियसली जो भूमि है वो ज़्यादा गर्म होती है, तो नॉर्थ वाले पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नीचे पानी ज़्यादा है तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता, उसकी वजह से इस पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब सम्मिलित खतरे क्या क्या हैं, ठीक है, आर्कटिक द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय खतरे। ये सेम वही लिखा गया, आपको जो इसका करेक्ट था वो मैंने बता दिया। विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन के प्रति नज़दीक अवस्थिति के कारण ये सब, ये इसके रीजन है बेसिक से। और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय, ये पहला उपाय है वैश्विक रणनीति तैयार करना। आर्कटिक को वैश्विक कॉमन घोषित किया जाना, ये सब। और फाइनली निष्कर्ष देके आंसर कंप्लीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भारत के विशाल उत्तरी मैदानों के निर्माण की व्याख्या करते हुए इसके भौगोलिक विभाजन और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करना है। तो उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाजन कर दिया, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु भौगोलिक विभाजन, झाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है, और ये जलोढ़ के मैदान हो गए, और मैं इनका भी विभाजन बता दिया, इनकी विशेषता बता दी कि क्या होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान बता दिया, महत्वपूर्ण विशेषताएं, कोखुर झील, डेल्टा, एक उर्वरता, उद्योग, सांस्कृतिक, सर्वाधिक जनसंख्या, और ये सारे आयाम कवर करते हुए फाइनली निष्कर्ष। और अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल के वर्षों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में भूस्खलन की दर में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। इस वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए, कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाने। हिमाचल और उत्तराखंड में क्या देखे गए हैं? लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स। अब बताना है कि भारत का 15% भाग भूस्खलन से प्रभावित है। इसमें हिमालय राज्य सुवेदें घटनाएं, ये एग्जाम्पल बता दिए, नंदा देवी में ग्लेशियर और खतरनाक वृद्धि के कारण पर्यटन, उसके बाद में बादल फटना, पर्यटन के क्या क्या हैं वो सब यहाँ पे ऊपर भी समझाए गए हैं। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश बादल फटने की घटनाओं से कम समय में ज़्यादा बारिश, अवैज्ञानिक निर्माण, ये भी एक
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जल विद्युत परियोजनाएं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके उपचारात्मक उपाय क्या क्या हैं। हाइड्रोलॉजिकल परियोजनाओं को मंजूरी वैज्ञानिक शोध के बाद मिलनी चाहिए। कृत्रिम तटबंधों का सतत पर्यटन, और ये एक बढ़िया निष्कर्ष। व्यवस्थित विकास तथा निम्न स्तरीय प्रबंधन ने बड़े और छोटे दोनों प्रकार के भारतीय शहरों और को आपदाओं का केंद्र बना दिया। यहाँ पे बात हो रही है भारतीय शहरों की। कैसे? बड़े और छोटे दोनों प्रकार के। विकास कैसा है? अव्यवस्थित विकास है। स्तर कैसा है उसका? निम्न स्तर है। को आपदाओं का केंद्र बना दिया गया। टिप्पणी करनी है इस पर। इन चुनौतियों का समाधान करने में नीतियों के विद्यमान वर्तमान अंतराल पर चर्चा भी करनी है। अब यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये इसका इंट्रो हो गया। व्यवस्थित विकास के कारण आपदा सुभेदता। कैसे व्यवस्थित विकास ने, ये इसके सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है। निम्न स्तरीय प्रबंधन कैसे है? क्षेत्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन पर स्पष्टता का अभाव, शहरी स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता का अभाव, ये सब इसका निम्न स्तर पे। स्थानीय लोगों की अपेक्षा वैज्ञानिक जल निकासी अवैज्ञानिक तरीके से कर दी गई है। हीट वेव्स, भोपाल गैस त्रासदी, ये सब यहाँ पे सब लिख दो। नीतियों में विद्यमान अंतराल। ठीक है। बॉटम स्मार्ट सिटी मिशन में बॉटम अप की जगह टॉप डाउन दृष्टिकोण का पालन। फ्रंट कर्मियों का पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव एनडीएमए। और ये फाइनली इसका निष्कर्ष है। इसको आप अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के तटीय क्षेत्रों की चक्रवातों के प्रति सुभेदता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में भारत के चक्रवात प्रबंधन ढांचे की समीक्षात्मक। अभी बता रहे हैं कि भाई जो अपना तटीय क्षेत्र है वहाँ पे चक्रवात के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल है, कि उनसे नुकसान ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से कारण हैं जिससे चक्रवातों के प्रति अपनी सुभेदता को कम किया जाए। अभी चक्रवात के बारे में बता दिए, चक्रवात क्या होता है। ठीक है। अगर आप डेली कॉपीज़ देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। कल भी मैंने इनको पढ़ाया था, आज फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो जो रेगुलर कॉपीज पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा मैं इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, और जो रेगुलर नहीं पढ़ेगा तो वो आराम से इसको स्लो करके पढ़ सकता है। ये चक्रवात के बारे में बता दिया गया। पश्चिमी तट पूर्वी तट दोनों तटों की जानकारी दे दी गई है। उसके बाद में कैसे चक्रवात कमज़ोर पड़ जाता है, ये पूरा इसके बारे में वर्णन किया गया है। जनसंख्या पारिस्थितिकी प्रतिकूलता प्रभावित मैंग्रोव जैसी सुविधाओं से जो लाभ है वो कम मिल रहा है। चक्रवात प्रबंधन ढांचे की समालोचना। ठीक है। ये अपने 5 पॉइंट अपने दो, और फिर फाइनली इसको कंप्लीट करके और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदायों में अधिक आपदा प्रत्यास्था विकसित करने हेतु आपदा की घटनाओं को अलग अलग देखने से बचना और वैश्विक आपदाओं के बीच अंतर संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित सविस्तार वर्णन कीजिए। तो कर दो उदाहरण सहित सविस्तार। अपने पास सबसे ऊपर इंट्रो आ जाएगा, अंतर संबंधता कैसे महत्वपूर्ण है, फिर इसके लिए पॉइंट्स हैं। प्रत्येक चक्रवात के साथ वर्षा का भी गुण होता है, अतः चक्रवातों के साथ बाढ़ भूस्खलन जैसे आपदाएं हैं वो अंतर संबंधित है। ज्वालामुखी, औद्योगिक आपदा, बादल फटना, वैश्विक आपदा में अंतर संबंध कैसे है। ठीक है। फिर इसके 4 पॉइंट हैं। जैसे
2004 में सुनामी आई थी तो भारत के साथ पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया। कोविड-19, नेपाल में बाढ़ का असर पटना में भी दिखा। और न्यूक्लियर वगैरह जो संकट हैं वो बहुत सारे देशों में एक साथ आते हैं। समन्वयता द्वारा प्रत्यास्था, 2004 की जो सुनामी थी उसके पश्चात भारत द्वारा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास हो गया। इसके आंकड़ों से हिंद महासागर के अन्य देशों को भी अवगत कराएं, लाभ मिलता है। फिर कोविड-19 का, ठीक है। और ये फाइनली पॉइंट्स करके करंट अफेयर्स एग्जाम्पल देके और ये कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को कैसे आकार प्रदान करती है? साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप पर हिमालय के ऊष्मन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे ये इसका इंट्रो, भारतीय उपमहाद्वीप का विकास उष्ण, उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों में है। जो कटिबंध है ना उनमें है, किंतु हिमालय सुनिश्चित करता है कि इसकी जलवायु उष्ण हो। कैसे सुनिश्चित करता है? साइबेरिया से ठंडे आते उसको रोक लेता है। मानसून, जेट स्ट्रीम, हिमालय सुनिश्चित करता है। ये हवाएं रोक ली, यही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए। भारतीय उपमहाद्वीप पर हिमालय के ऊष्मन के प्रभाव, तो हिमालय ऊष्मन होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, नदी में पानी कम होगा या फिर ज़्यादा आएगा, बाढ़ हो जाएगी, ठीक है। हिमालय का ऊष्मन निम्न वायुदाब की प्रवृत्ति में अंतर पैदा करता है। और ये फाइनली निष्कर्ष देके अपना पेपर कंप्लीट।